हेलो दोस्तों। तो दुनिया भर में आपने ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर देखे होंगे जिसमें ढेरों गरीबियों भुखमरियों से रिलेटेड मुद्दों को उठाया जाता है। लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है, शायद कुछ लोगों को पता होगा। ये देश बुरुंडी है। बुरुंडी एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे गरीब देश में कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, यह पूरा देश लगभग 27,834 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इसकी पूरी पॉपुलेशन लगभग 1.3 करोड़ है। अगर हम इसे मणिपुर स्टेट से कंपेयर करें तो मणिपुर लगभग 22,327 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि बुरुंडी से सिमिलर है। लेकिन यहाँ की जनसंख्या लगभग 35 लाख है। तो आप सोच सकते हैं लगभग 4 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे एडजस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ का 90% जनता खेतियों पर निर्भर है। अगर पूरी देश की जीडीपी को देखें तो लगभग 3.2 बिलियन यूएस डॉलर है। अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो 249.2 यूएस डॉलर है। अगर हम इस जीडीपी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखें तो लगभग 20,608 के आसपास आता है। कि बिहार से भी लगभग 2.5 गुना कम बुरुंडी की पर कैपिटा इनकम है। लगभग 85,000 लोग HIV पॉजिटिव हैं और ये लोग 15 से 50 वर्ष के बीच में बिलोंग करते हैं और इस 85,000 लोगों में ज़्यादातर महिलाएं हैं। इस HIV पॉजिटिव का मुख्य 2 रीज़न है। पहला ड्यू टू यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड सेकेंड इज़ सेक्स वर्कर। WHO के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर पूरी दुनिया भर से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा चाइल्ड डेथ रेट है और इस चाइल्ड डेथ के पीछे मुख्य 3 रीज़न है। पहला डायरिया, वहाँ लगभग आधी आबादी को साफ़ और स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलती है जिस वजह से डायरिया होता है। और दूसरा रीज़न है मलेरिया। दोस्तों, यह देश ओवर पॉपुलेटेड होने के कारण यहाँ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है जिस वजह से यहाँ मलेरिया देखने को मिलता है। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न मेल न्यूट्रिशन है। यहाँ बच्चों को ढंग से पोषण नहीं मिलने की वजह से बच्चों में कुपोषण देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1000 जन्मे बच्चों में लगभग 78 बच्चे की मौत 5 वर्ष की आयु तक में हो जाती है और लगभग 47 बच्चे जन्म के 1 दिन बाद ही मर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ की गरीबी जिस चरम सीमा पे है उसी चरम सीमा पे यहाँ आतंक भी है। यहाँ रात के समय में लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है। अगर वो बाहर जाएगी तो उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ दिन दहाड़े लूटपाट भी बहुत ज़्यादा है। कभी किसे मार दे कोई ठीक नहीं। यहाँ जिसे जॉब नहीं है उसका तो पता नहीं, पर जिसे जॉब है भी वो भी कभी कभी भीख मांगते पाया जाता है। यहाँ की हालत अभी ऐसी बनी हुई है कि दिन भर में अगर कोई 50 रुपये भी कमा ले तो वो भी एक बड़ी बात होती है। तो आखिरकार इस देश के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या राज है इस देश की गरीबी के पीछे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह देश ईस्ट अफ्रीका के ग्रेट लेक क्षेत्र में स्थित है और इसकी सीमाएं नॉर्थ में रवांडा और साउथ ईस्ट में तंजानिया और वेस्ट में कोंगो से मिलती है। देश सदियों पहले गुलाम हुआ करता था और गुलामी से पहले इनकी हालत बहुत अच्छी बताई जाती है। ये देश संगठित और मजबूत हुआ करता था। यहाँ मुख्य रूप से 3 जातियाँ मेजोरिटी में रहते हैं। पहला त्वा, इस जाति को पोटर्स, हंटर्स और इंटरटेनर्स भी कहा जाता है। दूसरा गानबा, ये एक ऐसा जाति है जिसका अभी नाम बदल के तुत्सी हो चुका है और इन्हें काव हर्डर्स यानी गाय चराने वाले भी कहा जाता है। और तीसरा हुतू, ये मुख्य रूप से कल्टिवेटर्स हुआ करते थे यानी खेतियों को संभाला करते थे। ये तीनों जाति आपस में संगठित रहा करते थे। माना जाता है कि ये तीनों जाति एक ही भाषा बोला करते थे, एक ही संस्कृति और एक ही धर्म को अपनाए हुए थे। दोस्तों, जब यहाँ कोलोनाइजेशन हुआ तब तुत्सी का राज चलने लगा और इस सत्ता का इस्तेमाल कर तुत्सी जनता का हित छोड़ अपना हित देखने लगा, जिस वजह से बाकी जाति और अन्य तुत्सी जाति भी उनके विरोधी बन गए। अकॉर्डिंग टू आरूस एग्रीमेंट पहले जर्मन फिर बेल्जियन इस देश पे शासन किया करते थे। इन लोगों ने इस देश के साथ एक गेम खेला जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल। और इस गेम में बेसिकली होता ये है कि लोगों को रंग रूप, जातियों के आधार पे, धर्मों के आधार पे एक दूसरे के प्रति भड़काया जाता है ताकि वो लोग किसी पे भी अपना कमांड हासिल कर सके। और इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के आधार पर उन लोगों ने इन सारे जातियों के गले में एक आइडेंटिटी कार्ड भी बांध दिया जातियों के आधार पर। चूँकि तुत्सी जातियों को सत्ता प्राप्त था जिसकी वजह से वो लोग अन्य तुत्सी जाति और बाकी जातियों पे अत्याचार किया करते थे, जिसकी वजह से अंतर जातीय विवाद और भी बढ़ता चला गया।
1962 से लेकर 1966 तक किंग मवांगबुत्सा चतुर्थ राज किया करते थे, जो कि तुत्सी फैमिली के थे। 1965 के बाद जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनना चाहता था, डेमोक्रेसी को लाना चाहता था, लेकिन किंग मवांगबुत्सा को ये मंजूर नहीं था। और उसके बाद आया आर्मी चीफ मिसुल वोकुम्बेरो, जिन्होंने राजा का तख्ता पलट कर दिया। 1966 के बाद इन्होंने ही राजशाही को खत्म किया और प्रतिनिधियों के बजाय खुद वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। बुरुंडी कहने को तो रिपब्लिक हो गया, लेकिन आर्मी तानाशाही शुरू हो गया। इसके बाद फिर तख्ता पलट हुआ और फिर प्रेसिडेंट बने, और फिर आया 1992 का ईयर, जिसमें बुरुंडी को मिला एक नया संविधान। वन पार्टी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। इस बार बुरुंडी एक नया व्यवस्था लाया और इस बार प्रेसिडेंट बने मेल्कियोर नादादाई। अब ये पहली बार था कि किसी हुतु फैमिली के सदस्य प्रेसिडेंट बने थे। हुतु फैमिली के सारे लोग खुश हुए और देश में शांति नहीं आई। हुतु फैमिली के सदस्य तो प्रेसिडेंट बने, पर बाकी तुत्सी नाराज़ हो गए और ये नाराज़गी इस कदर छा गया कि उन लोगों ने 1993 में इस प्रेसिडेंट को भी मार दिया। और इस कारण हुतु फैमिली, जो कि उनके सपोर्टर्स थे प्रेसिडेंट के, उन लोगों ने तुत्सियों के साथ विरोध छेड़ दिया और तुत्सियों ने भी विरोध छेड़ दिया, जिस वजह से भयंकर लड़ाइयाँ हुई, मारपीट बहुत सारे हुए। कहा जाता है लगभग इस युद्ध में लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा मौत हुई। और ऐसे ही जंग होते रहा, फिर से नया प्रेसिडेंट बना और फिर लड़ाइयाँ हुई और बिगड़ते और संभलते रहा देश। और यही सत्ता का लोभ धीरे धीरे देश को बर्बाद करते चला गया। और आज के वक्त में इस देश में बढ़ते हुए पॉपुलेशन, बढ़ते हुए इलिटरेसी रेट और बढ़ता हुआ क्राइम इंडेक्स देखने को मिलता है। दोस्तों, एक फैक्ट्स आपको पता है कि अगर यहाँ कोई गाय मर भी जाता है तो ये लोग इन्हें वेस्ट जाने नहीं देते, इन्हें खा जाते हैं और इनके सींग अपने घर के आगे लगा लेते हैं। इनका मानना है कि ये सींग हमारा किस्मत बदलेगा। अब किस्मत बदलेगा या नहीं पता तो नहीं, पर बुरुंडी की इस इतिहास से हम लोग एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं, और वो चीज़ है यूनिटी। मेरी राय में दोस्तों, अगर यह देश अपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल पा ले तो शायद इस देश का कुछ भला ज़रूर हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड लोगों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।